सीमा हैदर का नाम तो याद होगा आपको ना। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से चोरी छिपे भारत में घुस गई सचिन मीना के चाहत में। ना वीजा लिया, ना पासपोर्ट और ना ही कोई स्टैंप, ना किसी सरकार को, ना किसी एजेंसी को कोई खबर कानो कान हुई, सीधे भारत में एंट्री। पकड़ी तब गई जब फर्जी आधार कार्ड बनवाने गई थी। ये थी सीमा हैदर। उसके बाद क्या हुआ? महीनों तक देश के सबसे बड़ी खबर बनी रही। हर चैनल पर हुई डिबेट, हर चैनल पर खबर, हर प्राइम टाइम में वही चल रही थी। यहाँ तक कि लोगों ने यूट्यूब चैनल बना करके उनके नाम से मिलियन के सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लिए। अब एक दूसरी कहानी बताता हूँ सीमा हैदर से अलग। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान से 150 दुल्हन भारत आ चुकी हैं और ये भी सीधे नहीं आई, ये भी घूम घूम कर आई हैं। कहाँ कहाँ से आई हैं सुनिएगा। ओमान से, दुबई से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से। इन देशों के रास्ते होकर के पाकिस्तान से 150 से ज़्यादा दुल्हन जो है अभी भारत में आ चुकी हैं। जो काम सीमा हैदर ने एक बार किया था वो 150 बार हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान में 300 और ऐसी दुल्हनें हैं जो लाइन में खड़ी हैं भारत आने के लिए, अपना इंतजार कर रही हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो देश की सेना ने बंद कर दिया, लेकिन देश के युवा अलग ही ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के बंद होने के बाद करीब 450 पाकिस्तानी लड़कियों से ब्याह रचा चुके हैं और भारत लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीमा हैदर और इन 150 लड़कियों की कहानी में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे और यकीन मानिए ये फ़र्क जान करके आप भी चौंक जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये लड़कियां हैं कौन, क्योंकि अगर ये हिस्सा नहीं समझा तो आगे की पूरी कहानी सिर्फ पाकिस्तान से आई भारत में 150 दुल्हन वाली एक हेडलाइन बनकर रह जाएगी। देखिए, पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध प्रांत। कराची, हैदराबाद, घुटकी, खानपुर, मीरपुर, खास, ये तमाम इलाके सिंध में पड़ते हैं और सिंध में आज भी एक बड़ी आबादी सिंधी हिंदुओं की रहती है। अब सवाल ये है कि ये लोग वहाँ कैसे रह गए। इन परिवारों की कहानी सीधे 1947 के बंटवारे पर जाती है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए उस वक्त हर हिंदू परिवार भारत नहीं आ पाया। किसी की ज़मीनें वहीं थी, किसी का कारोबार वहीं था, किसी का पूरा घर परिवार वहीं जमा हुआ था। किसी को लगा कि अभी माहौल ख़राब है लेकिन 2-4 साल बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लोगों ने सोचा होगा कि हालात सुधरेंगे, ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी और जहां है वहीं रह लेंगे। लेकिन 2-4 साल आज 79 साल में बदल चुका है। इसी दौरान बहुत से परिवारों के भाई, चाचा, ताऊ, मामा और दूसरे रिश्तेदार भारत आ गए। और भारत में ये लोग कहाँ बसे? नागपुर, रायपुर, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और उल्लासनगर। आज ये शहर सिंधी कम्युनिटी के बड़े केंद्र हैं। बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में आए सिंधी शरणार्थियों ने वहां अपना जीवन दोबारा खड़ा किया। अब आप सोचिए, परिवार का एक हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और दूसरा हिस्सा भारत आ गया। लेकिन रिश्तेदारी खत्म नहीं हुई। फोन, चिट्ठियां, रिश्तेदारों का आना जाने के जरिए संपर्क बना रहा और इसी के साथ पिछले कई दशकों से एक चीज चलती रही, क्रॉस बॉर्डर शादियां। इसका सीधा मतलब है, मान लीजिए सिंध में एक सिंधी हिंदू परिवार है, वो अपनी बेटी का रिश्ता नागपुर या रायपुर में रहने वाले सिंधी हिंदू परिवार के लड़के से तय करता है। रिश्ता कैसे जुड़ता है? ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ रिश्ते जुड़ते हैं। कोई मामा इधर, कोई फुफ्फा उधर, किसी का रिश्तेदार ने परिवार बताया, फिर फोटो भेजी गई, फ़ोन पर बात हुई, परिवारों ने जानकारी ली, बात आगे बढ़ी और आखिर में सगाई और शादी तय हो गई। और एक बात यहाँ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही ये कोई चोरी छिपे चलने वाला नेटवर्क है। ये दशकों से होता आया है और कानूनी तरीके से होता आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले राजकोट की एक सामाजिक संस्था है जो अब तक 19 से ज़्यादा ऐसे जोड़ों की शादी करवा चुकी है। और उसी संस्था से जुड़े एक पदाधिकारी ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इन लोगों की शादियां बहुत दबी दबी होती हैं, इसलिए जब ये भारत आते हैं तब यहाँ धूमधाम से शादी इनकी करवाई जाती है। अब सवाल आता है कि पहले ये परिवार पाकिस्तान से भारत कैसे आते थे? जवाब है, बाघा अटारी बॉर्डर से। पहले इन परिवारों का रास्ता साफ और सीधा था। लाहौर से बस पकड़ो, अटारी पहुंचो। लड़की अपने माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों के साथ बस में आती थी।
बॉर्डर पर इमिग्रेशन होता था, पासपोर्ट पर स्टैंप लगते थे, कागज चेक होता था, उसके बाद वो अमृतसर की तरफ आ जाती थी। फिर अमृतसर से ट्रेन पकड़कर नागपुर, रायपुर या जहां शादी होनी थी वहां पहुंच जाते थे। कुल मिलाकर 2 दिन के आसपास का सीधा साधा सफर। और एक बहुत बड़ी बात ये कि ये रास्ता सस्ता था। ये सस्ता शब्द भी याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब यही सफर हजारों किलोमीटर लंबा होगा तब इसी शब्द की अहमियत समझ आएगी। फिर आई एक तारीख, और उस एक तारीख के बाद पूरा सिस्टम बदल गया। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह जम्मू कश्मीर का पहलगाम, बसरैन वैली, वो इलाका जिसे उसकी खूबसूरती की वजह से लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। गर्मियों का मौसम था, छुट्टियां चल रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट वहां पहुंच रहे थे। परिवार थे, बच्चे थे, हनीमून पर आए कपल्स थे। लोग घोड़ों पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, छुट्टी मना रहे थे। और उसी दिन वहां आतंकी हमला हो जाता है। 26 आम नागरिक मारे जाते हैं। इस मामले के बाद देश में गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। सरकार पर दबाव था, लोग जवाब चाहते थे और भारत ने जवाब दिया। 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सीमा पर कार्रवाई हुई और ऑपरेशन के नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया। सिंदूर यानी उन महिलाओं के नाम पर जिनका सुहाग पहलगाम के हमले में उजड़ गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तेजी से नीचे गए। कूटनीति की भाषा में इसे डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड कहा जाता है, लेकिन आसान भाषा में समझिए तो मतलब इतना है कि दोनों देशों ने एक दूसरे से बातचीत और सामान्य संपर्क लगभग बंद कर दिया। कई रिश्ते टूट गए, कई रास्ते बंद हो गए। और उसी दौरान एक ऐसा फैसला आ गया जो हमारी इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सस्पेंड कर दिए गए और अटारी बाघा बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अप्रैल से मई 2025 के आसपास जब ये वीजा सस्पेंशन हुआ, उस समय भारत के अलग अलग शहरों में करीब 150 ऐसे शादियां तय थी। सगाई हो चुकी थी, दोनों परिवार एक दूसरे से मिल चुके थे या बात पूरी हो चुकी थी। लड़की के हाथों में अंगूठी थी, लड़के के घर में शादियों की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। किसी ने हॉल बुक कर लिया था, किसी ने कैटर को एडवांस दे दिया था, कैटरर को, किसी ने ज्वेलरी बनवा ली थी, किसी ने रिश्तेदारों को तारीख बता दी थी, किसी के घर पे शादी के कार्ड छप गए थे। और तभी अचानक सब रुक गया। एक सरकारी फैसला आया, बॉर्डर बंद, वीजा सस्पेंड। 150 परिवारों की पूरी तैयारी वहीं अटक गई। अब यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है, इसका असर दोनों तरफ पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में फंसी उन लड़कियों की हालत सबसे मुश्किल हो गई जिनकी सगाई भारत में पहले से हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के सिंधी हिंदू समाज में एक बार सगाई हो जाने के बाद लड़की की सामाजिक स्थिति बदल जाती है। अब समाज उसे ऐसे नहीं देखता कि उसके लिए फिर कोई दूसरा रिश्ता देखा जाएगा। वो मंगेतर है, उसकी शादी तय है। कई मामलों में पढ़ाई रुक जाती है, नौकरी की बात पीछे चली जाती है, किसी दूसरे से रिश्ते की बात भी नहीं चल पाती। पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला जानता है इसे तो भारत जाना है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि लड़की भारत जा नहीं सकती थी। 1 महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा भी गया, 6 महीने, देखते देखते 1 साल। इस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने भारतीय हाई कमीशन के चक्कर लगाए, फॉर्म भरे, दस्तावेज जमा किए, फाइलें लगाई और अपनी स्थिति बताई। लेकिन बार बार एक ही दिक्कत सामने आती रही, अटारी रूट से आने वाला वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे थे। नागपुर के कम्युनिटी लीडर राजेश झांबिया, जो लंबे समय से पाकिस्तान से आने वाली सिंधी परिवार के मामले में मदद कर रहे थे, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को साफ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा सिस्टम बदल गया है, क्योंकि अटारी रूट से आने की योजना बनाने वाले लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं। बस इस एक बात में पूरी परेशानी समझ आ जाती है। वीज़ा चाहिए, वीज़ा की एप्लीकेशन में रास्ता अटारी है, लेकिन अटारी बंद है तो एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ रही है। अब सवाल था, ये बंद दरवाज़ा आखिर खुलेगा कैसे? और दोस्तों, यहीं से कहानी सिर्फ बॉर्डर की नहीं रहती, यहाँ से कहानी हमारे सिस्टम की भी बन जाती है। रायपुर में एक जगह है सदानी दरबार, सिंधी हिंदू समुदाय के लिए ये एक बड़ा धार्मिक स्थल है और इसकी जड़ें कहाँ हैं? पाकिस्तान के घोटकी ज़िले में। वही घोटकी जहाँ से इन परिवारों में से कई आते हैं। बंटवारे के बाद सदानी दरबार की एक शाखा रायपुर में बनी।
इसके प्रमुख हैं संत युधिष्ठिर लाल सदानी। अब महीनों तक जब कोई रास्ता नहीं निकला, तब नागपुर के राजेश छाम्बिया और कम्युनिटी के दूसरे लोग सदानी दरबार पहुंचे और यहाँ से काम एक अलग तरीके से शुरू हुआ। सदानी दरबार ने एक लिस्ट बनानी शुरू की। एक एक परिवार की जानकारी जुटाई गई, कौन सी लड़की पाकिस्तान में है, किसकी सगाई भारत में किसके साथ हुई है, लड़का किस शहर में रहता है, शादी कहाँ होनी है, सगाई कब हुई, पता क्या है, परिवार कौन है। यानी सिर्फ हमें वीज़ा दे दीजिए वाली एक सामान्य अपील नहीं की गई, एक एक नाम इकट्ठा किया गया, कागज़ तैयार किए गए और आखिर में एक लिस्ट में करीब 150 नाम सामने आए। इनकी शादियां होनी थी नागपुर, रायपुर, जोधपुर, पुणे और कुछ अन्य शहरों में। इसके बाद संस्था ने पूरी लिस्ट लेकर पहुंच गई गृह मंत्रालय। वहां अपील की गई कि इन मामलों को सामान्य पाकिस्तानी वीजा जैसे केस की तरह ना देखा जाए। इनकी सगाई पहले से हो चुकी है, परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा है, इसलिए मानवीय आधार पर इन लड़कियों और इनके साथ आने वाले परिवारों को भारत आने की इजाज़त दे दी जाए। और इस मामले में ये कोशिश ने रंग लाया। गृह मंत्रालय ने आखिरकार वीजा को मंजूर कर लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अनुमति के साथ एक शर्त रख दी गई और वह शर्त ये थे कि आगे चल के इन परिवारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। वो एक शर्त जिसने पूरा सफ़र ही बदल दिया। शर्त क्या थी? बहुत ही सीधी, आप भारत आ सकते हैं लेकिन ज़मीन के रास्ते नहीं, सिर्फ हवाई रास्ते आ सकते हैं, बस इतनी सी बात। पहली बार सुनने में आपको इसमें शायद कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देगी और आप कहेंगी कि ठीक है भाई, फ्लाइट से आ जाओ, बल्कि बस के मुकाबले ज़्यादा जल्दी आओगे, आराम से सफ़र हो जाएगा। लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि एक बात बहुत से लोगों को नहीं पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट कॉमर्शियल फ़्लाइट नहीं चलती, एक भी नहीं। कराची से सीधे मुंबई आने की कोई फ़्लाइट नहीं है, लाहौर से सीधे दिल्ली आने की कोई फ़्लाइट नहीं है। इस तरह की सीधी सेवाएं लंबे समय से बंद हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हालत यहाँ तक हो गई है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए अपने एयर स्पेस तक बंद कर दिए हैं। यानी मामला सिर्फ ये नहीं है कि विमान एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट नहीं जा सकता, एक दूसरे के आसमान से गुजरने तक पे रोक लग गई है। तो जब सरकार कहती है ज़मीन से नहीं, सिर्फ आसमान से आओ, तो असली मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि पहले किसी तीसरे देश जाइए, फिर वहाँ से भारत आइए। यानी पाकिस्तान से भारत आने के लिए पहले भारत से दूर जाइए, फिर वापस भारत की तरफ आइए। अब इस सफ़र को समझिए। लड़की और उसके साथ आने वाले परिवार को पहले पाकिस्तान के किसी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना है, जैसे कराची, लाहौर या इस्लामाबाद। और ये मत समझिए कि हर परिवार एयरपोर्ट के बगल में रहता है। घुटकी, खानपुर और ऐसे दूसरे छोटे इलाके से एयरपोर्ट पहुंचना कई घंटों का सफ़र है, कहीं 5 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 से 10 घंटे। यानी फ़्लाइट शुरू होने से पहले ही एक लंबा रोड ट्रेवल। फिर पाकिस्तान से फ़्लाइट पकड़िए, लेकिन भारत के लिए नहीं, पहले किसी तीसरे देश के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन रास्तों का इस्तेमाल हुआ उनमें शामिल थे मस्कट, दुबई, कोलंबो और ढाका। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में इन चारों जगहों के साथ दूसरे भी देशों के जिक्र हैं। अब तीसरे देश के एयरपोर्ट पर उतरिए और ट्रांजिट का इंतजार करिए, कई बार कुछ घंटे, कई बार लंबा इंतजार। और परिवार सिर्फ एक जवान लड़की का नहीं है, कई बार साथ में भाई, कई बार बुजुर्ग रिश्तेदार, कई बार बच्चे और शादी का सामान। हर जगह डॉक्यूमेंट संभालिए, हर काउंटर पर आगे बढ़िए, हर जगह ट्रांजिट से जुड़े अलग अलग नियम और क्लियरेंस को भी देखते रहिए, उनका भी सामना करिए। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है आरती की, कैसे उसका 1 किलोमीटर का रास्ता 3000 किलोमीटर में बदल गया। आरती पाकिस्तान के सिंध प्रांत की खानपुर तहसील की रहने वाली हैं। उनकी शादी तय हुई थी नागपुर के इंकेज जसनानी से। अब यहाँ जो बात सामने आई वो इस पूरी कहानी का एक चेहरा दे देती हैं। मई 2025 में जब बॉर्डर सील हुआ, तब उस वक्त आरती का घर बाघा बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उसके लिए वो 1 किलोमीटर बंद था। फिर लगभग 1 साल का इंतजार हुआ और आखिरकार जब भारत आने की अनुमति मिली तो आरती सीधे बॉर्डर पार करके नहीं आई, वो भारत पहुंची मस्कट के रास्ते। अब दूरी का अंदाजा लगाइए, कराची से मस्कट 900 किलोमीटर,
मस्कट से नागपुर करीब 2000 किलोमीटर, कुल मिलाकर करीब 3000 किलोमीटर। 2 फ्लाइट, बीच में विदेशी एयरपोर्ट, घंटों की ट्रांजिट, और वो सब उस लड़की के लिए जो एक वक्त भारत की सीमा से लगभग 1 किलोमीटर का दूरी पर थी। 1 किलोमीटर का रास्ता 3000 किलोमीटर हो गया। लेकिन आरती के मामले में सिर्फ लंबा सफर ही मुश्किल नहीं था, एक और कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। वीजा और आने जाने की पाबंदियों की वजह से आरती के साथ सिर्फ उनका भाई भारत आ सका। उनके माता पिता पाकिस्तान में ही रह गए। अब जरा उस तस्वीर को सोचिए, बेटी की शादी है, जिस दिन का माता पिता सालों से इंतजार करते हैं। मंडप सजा है, शादी हो रही है, लेकिन माँ वहाँ नहीं है, पिता वहाँ नहीं है। न बाप बेटी की शादी अपने सामने देख सकता है, न माँ विदाई के वक्त उसे गले लगा सकती है। भाई साथ में आया है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर है कि कुछ दिन में ही वापस उसको लौट जाना है, एक दिन भी एक्स्ट्रा रुक नहीं सकता है। ठीक है, अब एक और परिवार की कहानी सुनते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में रहते हैं संजय कलानी। उनकी सगाई हुई थी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घुटकी जिले की काजल से, और ये सगाई कोई 6 महीने पहले नहीं हुई थी, 3 साल पहले हुई थी, मतलब 3 साल। एक रिश्ता तय है, दोनों परिवार जानते हैं, सगाई हो चुकी है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। और एक वक्त ऐसा आया कि परिवार ने लगभग उम्मीद ही तोड़ दी थी कि पता नहीं शादी कब हो पाएगी। लेकिन आखिरकार काजल को भी अनुमति मिली, और वो भी तीसरे देश वाला लंबा हवाई रास्ता लेकर भारत पहुंची। सिर्फ काजल का ही मामला नहीं था, अकेले नागपुर शहर में ऐसे करीब 15 केस सामने आए हैं। अब उस आंकड़े पर आते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, और हैरानी की बात यह है कि कई रिपोर्ट्स में इस आंकड़ों को बस आखिरी हिस्से में एक लाइन देकर छोड़ दिया गया है। राजेश छामिया ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पाकिस्तान में अभी भी करीब 300 और महिलाएं इंतजार कर रही हैं। कम्युनिटी ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें भी वीजा दे दिया जाए। अब पूरा हिसाब जोड़िए, 150 भारत पहुंच चुकी हैं, 300 अभी भी इंतजार कर रही हैं। यानी ये कहानी सिर्फ 150 परिवार की नहीं है, कुल संख्या है 450। अब सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। 2019 आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी खराब हुए थे, तब भी आना जाना प्रभावित हुआ था, कई क्रॉस बॉर्डर रिश्ते अटक गए थे। पुलवामा हमले के बाद के दौर में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर के 2 भाइयों ने सिंध में शादी की थी, लेकिन हालत ऐसे बने कि 2 साल तक उनकी पत्नी भारत नहीं आ सकी। और यहाँ एक बात बहुत दर्दनाक है, उनमें से एक भाई का बेटा पाकिस्तान में पैदा हो गया, लेकिन बाप अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख पाया। फिर कोविड का दौर आया, बॉर्डर बंद हुआ, यात्रा बंद हुई, वीजा की दिक्कतें आईं। तब जोधपुर में लोगों ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो शायद कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2 बड़े स्क्रीन लगाई गई, दुल्हा भारत में, दुल्हन पाकिस्तान में, और ऑनलाइन शादी की रस्में करवाई गई। बीच में इंसान नहीं, सिर्फ स्क्रीन। और फिर 2025-26 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, बॉर्डर बंद हो गया, वीजा सस्पेंड हो गया, और वही कहानी फिर सामने आई। तो अब साल जोड़िए, 2019, 2020, 2021, 2025, 2026, 7 साल के अंदर कम से कम 4 बार ऐसे हालात बने कि इन क्रॉस बॉर्डर रिश्तों पर सीधा असर पड़ा। अब याद कीजिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि सीमा हैदर और इन 150 दुल्हनों की कहानी में एक फर्क है। अभी वह फर्क को समझिए। सीमा हैदर भारत आई, उसके बाद उन्हें क्या मिला? महीनों तक कवरेज, देश के बड़े बड़े चैनल पर रोज चर्चा, प्राइम टाइम डिबेट, इंटरव्यू, लाइव रिपोर्टिंग, उसके गांव में रिपोर्टिंग, उसके पड़ोसियों के बयान, उसके परिवार पर स्टोरी, उसके पति की स्टोरी, उसके भारत आने के रास्ते पर स्टोरी, उसकी प्रेम कहानी की स्टोरी, उसके नाम पर सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज़। यहाँ तक कि कई लोगों ने सीमा हैदर के नाम पर यूट्यूब चैनल बना लिया, उस पर मिलियंस के सब्सक्राइबर। सीमा हैदर ने खुद अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, उससे बढ़िया कमाने खाने लगी। सीमा हैदर का भी धंधा चल गया, और सचिन मीना भी रोजगार मिल गया उसको भी। और दूसरी तरफ इन 150 दुल्हनों को क्या मिला? कुछ खास नहीं। एक रिपोर्ट सामने आई, कुछ अखबारों ने 1-2 पैराग्राफ लिख दिए, किसी ने नीचे डाल दिया, किसी ने 1-2 हेडलाइन बना दी, कुछ खास खबर नहीं, कोई बड़ी प्राइम टाइम नहीं, कोई बड़ी बहस नहीं, कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, कोई एंकर नागपुर जाकर ये नहीं पूछता हुआ दिखा कि एक शहर में 15 शादियां चुपचाप क्यों करनी पड़ी, कोई रायपुर जाकर सदानी दरबार से विस्तार में ये नहीं पूछता दिखा
कि आपने 150 नाम कैसे जुटाए, अभी लिस्ट में कितने परिवार बाकी हैं, कितना परिवारों ने टिकट का खर्च उठाया, कितना नहीं उठा पाए और इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि भाई सीमा हैदर का मामला अलग था, वो अवैध तरीके से आई थी, वो सुरक्षा का सवाल था। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, मैं मानता हूँ अवैध घुसपैठ सुरक्षा का मुद्दा है, उस पर सवाल उठना ही चाहिए। और सबसे ज़्यादा सवाल तो हमने ही उठाया था सीमा हैदर के खिलाफ, उसके अवैध घुसपैठ पर। लेकिन फिर भी ये भी तो एक खबर है कि 450 परिवार 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी लड़कियां इंतज़ार कर रही हैं कि किस तरह से वो भारत में आए, जिनकी शादी पहले तय हो चुकी थी। 7 साल में 4 बार वही संकट बार बार आता है, बॉर्डर बंद हो जाता है, लेकिन कोई नीतियां नहीं बनती हैं। एक मंदिर को लॉबिंग करनी पड़ती है और 300 लड़कियां इस वक्त जब मैं ये बोल रहा हूँ वहीं लाइन में खड़ी हैं भारत आने के वीज़ा लेने के इंतज़ार में। जवाब कड़वा है, सीमा हैदर की कहानी में ड्रामा था, इन 150 की कहानी में सिर्फ फाइलें हैं, उनमें टीआरपी नहीं है। सीमा हैदर में टीआरपी थी, इसमें सिर्फ इंसाफ का सवाल है और इंसाफ का सवाल कभी टीआरपी नहीं देखता। और अब आखिर बात जो मैं आपसे भी कह रहा हूं और खुद से भी कह रहा हूं कि मुझे पता है कि ये वीडियो उतना नहीं चलेगा जितना सीमा हैदर वाला वीडियो चलता है, क्योंकि मीडिया वही देखती है जो लोग या हम देखना चाहते हैं, मीडिया वही दिखाती है। तो अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं चलते चलते और चाहता हूं कि उसका जवाब आप कमेंट में दें। पहला, एक ऐसा देश जो पाकिस्तान में हिंदुओं के हक की बात करते नहीं थकता, वो अपने ही दरवाजे पर खड़ी इन 300 बेटियों के लिए एक साफ नीति क्यों नहीं बना पाता? और दूसरा ये कि पिछले 3 साल में आपने सीमा हैदर पर कितने वीडियो देखे और आज से पहले इन 450 परिवारों के बारे में आपको किसी ने क्या बताया था? जवाब ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।